मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 3 जून। 3 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, उसके साथ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट डेली दोस्तों 6 PM पे यह क्लास होती है। आप डेली सुबह देखने की अगर आदत बना लेते हैं तो आपका बाकी दिन बहुत ही शानदार तरीके से गुजरने वाला है। तो डेली आप यह सोचा करें कि यह सेशन हम 6 बजे ही सुबह सुबह देख लें, जिससे कि हमारा बाकी के जो दिन के जो आपके रूटीन है वह सेट हो जाएं। दोस्तों, यह सेशन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, यूपी टेट किसी भी एग्जाम्स का अगर प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी होने वाला है, उसके लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से 40 क्वेश्चन आपको देखने को डायरेक्टली मिल जाएंगे अगर आप डेली सेशन ले रहे हैं तो। शेयर करना आपका काम है दोस्तों। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको यह नोटिफिकेशन सुबह ही मिल जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? दोस्तों, आपको यह बताना है यह कौन सी संस्था है जो दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया, याद रखेंगे इस नाम को, नैनो यूरिया पेश किया है। दोस्तों, इसका नाम है IFFCO। IFFCO को बोलते हैं दोस्तों पूर्ण सहकारी स्वामित्व वाली एक तरह से कंपनी बोल लीजिए, या फिर होली ओन्ड बाई कोऑपरेटिव इसे बोलते हैं। दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, इंडियंस फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। दोस्तों, याद रखेंगे, IFFCO द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित अपनी 50वीं वार्षिक आम सभा में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पेश की गई थी। दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, जैसे कि अगर नैनो यूरिया के बारे में कुछ अगर जानना चाहते हैं आप तो सुनिए ध्यान से। जैसे कि इसमें नैनो यूरिया लिक्विड से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, भूमिगत जल का भी पॉल्यूशन नहीं होगा, वो उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी, याद रखेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, जैसे कि अनेक फर्टिलाइजर हैं, अगर उसको छिड़कते हैं तो हवा में जाके बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, है ना। ज़्यादातर जो जल होता है हम लोग का और हवा होता है, यही पोल्यूटेड होता है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखा जाएगा आपके जलवायु में। दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसमें भी महत्वपूर्ण तरीके से कमी नज़र आएगी हमें, मतलब उसमें भी कह लीजिए जो आज के फर्टिलाइजर हैं अभी के इस समय जो यूज होते हैं वह ग्लोबल वार्मिंग को भी हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन यह एक ऐसी यूरिया है दोस्तों जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग को भी बचाएगा, आपके पौधों का भी पोषण अच्छे तरीके से प्रदान करेगा, उनका कुशलता से निगरानी भी रखेगा, याद रखेंगे। अगर बात करें IFFCO का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। IFFCO की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुआ था। दोस्तों, याद रखेंगे, IFFCO के अध्यक्ष जो हैं BS नकई हैं, याद रखेंगे BS नकई। और MD और CEO की बात करें तो डॉक्टर US अवस्थी। देखिएगा, यहाँ पे अध्यक्ष अलग हैं और MD और CEO अलग हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो का डिजाइन किया है? दोस्तों, ऐसा कारनामा करने वाला कौन सा IIT है? दोस्तों, आपको यह बताना है। दोस्तों, सिंपल सा आप याद रखेंगे, यह कोई और नहीं, यह है आपका IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के दो बच्चों का कह लीजिए, एक प्रोफेसर और उनके एक छात्रों ने एक एक छात्र ने स्मार्ट विंडो का डिजाइन किया है। दोस्तों, यह वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका रूम AC हो गया, रूम एसी के साथ साथ जैसे कि रूम क्लीनर हो गया, ऑफिस में जो रूम क्लीनर लगे होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यह वर्क करेगा, जिसमें कि बंद कमरे में इसको लगा दिया जाएगा। और यह क्या काम करेगा दोस्तों कि रूम में जो प्रकाश होगा, लाइट होगा और गर्मी होगी, उसकी मात्रा को कंट्रोल करेगा। कैसे? वोल्टेज के अनुसार। जैसे वोल्टेज हम लोग टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे वोल्टेज आप तो जानते ही होंगे, उसी के अनुसार इसको कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों, IIT गुवाहाटी के एक प्रोफेसर हैं देवव्रत सिकदर और उनके जो छात्र हैं आशीष कुमार चौधरी जी ने इसका डिजाइन किया है, याद रखेंगे। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में TCS ने किस देश में अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र खोला है? ये आपको बताना है दोस्तों। यह नीदरलैंड नीदरलैंड में दोस्तों जो TCS है, ये अपना एक नवाचार
खोला हुआ है। बात करें दोस्तों टीसीएस के साथ बहुत सारे वैश्विक स्तर पर कंपनियाँ काम करती हैं। जैसे बात करें तो 70 विश्वविद्यालय इसके अंदर इसके साथ काम करती हैं। 2000 से अधिक स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है टीसीएस दोस्तों। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों अगर बात करें इसके साथ और बहुत सारे ई-कॉमर्स कंपनियाँ भी इसके साथ वर्क करती हैं। जैसे बात करें अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और बहुत सारे हैं दोस्तों। जैसे कि टीसीएस के भी बहुत सारे पोर्टल हैं, वह सब इसके साथ ही वर्क करते हैं। अगर बात करें टीसीएस के जो सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन हैं। टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुआ था। टीसीएस का मुख्यालय मुंबई में है, याद रखेंगे मुंबई में, जो महाराष्ट्र का कैपिटल है। और दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है नीदरलैंड का। नीदरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। नीदरलैंड का जो कैपिटल है एम्स्टर्डम है, याद रखेंगे। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ की मुद्रा है यूरो। यूरो जो है दोस्तों नीदरलैंड की मुद्रा है, जो कि भारतीय रुपए के 88.98 रुपए के बराबर है, याद रखेंगे। यहाँ के जो पीएम है दोस्तों नीदरलैंड के, मार्क रूटे हैं। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सीआईआई अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? आपको यह बताना है। जो सीआईआई के अध्यक्ष का कार्यभार जिन्होंने संभाला है उसका नाम बता देंगे दोस्तों। नाम बता देंगे उनका, क्या है? टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन दोस्तों, याद रखेंगे। टीवी नरेंद्रन जी ने अभी हाल ही में दोस्तों सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में उसका पदभार संभाला हुआ है। दोस्तों यह कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। इतनी बातें यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों सीआईआई का, तो सीआईआई का ही मतलब होता है भारतीय उद्योग परिसंघ दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें जो भारतीय उद्योग परिसंघ है यानी कि सीआईआई है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो बता देंगे दोस्तों। इसका स्थापना हुआ था 1895 में। ठीक है, इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन कॉमर्स या फिर फार्मेसी बनने के लिए फार्म ईजी दोस्तों एक कंपनी है। फार्म ईजी ने किसके अधिग्रहण की घोषणा की है? यह बता देंगे। कौन सी सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बन गई है, मतलब अधिग्रहण करने के बाद जो फार्म ईजी है ना, वह सबसे बड़ी, कह लीजिए कि आपका फार्मेसी कंपनी बन गई है भारत का। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो फार्म ईजी है ना, यह जो है किसको अपने अंडर में कर लिया है, मतलब अधिग्रहण कर लिया है? तो मेड लाइफ को। मेड लाइफ एक फार्मेसी कंपनी है, यह भी एक फार्मेसी कंपनी है। तो सारी जो फार्मेसी कंपनी है उसको अधिग्रहण कर लिया है मेड लाइफ को फार्म ईजी ने। ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें फार्म ईजी ने प्रतिद्वंदी मेड लाइफ के अधिग्रहण की घोषणा की है अभी हाल ही में, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बन गई है। यह बात भी याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी भारत की कौन सी है? तो बताएंगे फार्म ईजी, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी फार्मेसी बन चुकी है। यह सौदा फार्म ईजी के घरेलू ऑनलाइन फार्मेसी क्षेत्र में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देगा दोस्तों इसको। यह चीज़ें कहा गया है इसमें। इसकी जो दोस्तों हिस्सेदारी है, कह लीजिए $250 मिलियन है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों की जो फार्मेसी है और फार्मेसी का वर्क क्या होता है दोस्तों, जो दवाइयाँ बनती हैं सिर्फ उन्हीं को बनाना, सेल करना, पैकेजिंग करना, यह सब फार्मेसी का वर्क होता है। आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो बता देंगे दोस्तों। यह बैंक है आपका शिवराव भोसले सहकारी बैंक दोस्तों। पहले शिवराव भोसले सहकारी बैंक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 4 मई 2019 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसके एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तानाजी पड़वल, याद रखेंगे, तानाजी पड़वल। यहाँ पे बात हुआ है आरबीआई का, तो आरबीआई के बारे में सब कुछ हम आपको बताते हैं दोस्तों। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो 1934 एक्ट के थ्रू 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि से हुआ था। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। यह भारत का क्या काम करती है? तो बता देंगे यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत में नोटों की छपाई करता है और जो भारतीय मुद्रा होते हैं उसको विदेशी मुद्रा का, कह लीजिए, नियंत्रण करती है। भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा का नियंत्रण भी करती है और समन्वय बैठाती है, दोनों में तालमेल भी बैठाती है। जो एक्सचेंज होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो भारतीय रुपए में तालमेल भी बैठाती है।
जो नोटों की छपाई करती है केवल ₹1 और सिक्कों की ढलैया को छोड़ के सारे नोट यही छापती है। ₹1 और जो आपके सिक्के हो गए कौन ढालता है? तो बता देंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वह काम करती है दोस्तों। यह क्रेडिट नियंत्रण का भी कार्य करती है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत के वाणिज्य बैंकों का भी नियंत्रण ये करती है दोस्तों, याद रखेंगे। जो करेंसी इशूइंग होते हैं उसका भी ये काम करती है। ये सारी चीज़ें करती हैं फॉर ऑफिशियल भारत का, जो आपको पता है। अगर बात करें इसके ऑफिशियल डायरेक्टर कितने हैं, तो बता देंगे इसके ऑफिशियल डायरेक्टर 5 हैं, जिसमें 4 डिप्टी गवर्नर हैं और 1 गवर्नर है। जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के हैं। जो 4 डिप्टी गवर्नर है उनका क्रम से नाम याद रखिएगा: टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा, बीपी कानूनगो। पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करें सर ऑसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करें दोस्तों तो बता देंगे सी डी देशमुख। पहले ऐसे गवर्नर जो पीएम रह चुके हैं मनमोहन सिंह, याद रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, लेकिन अभी फिलहाल में क्या है दोस्तों, मुंबई है। आरबीआई के लोगों का नाम याद रखेंगे दोस्तों, उस लोगों में क्या है, कौन सा चित्र है? एक ताड़ का वृक्ष है, एक रॉयल बंगाल टाइगर है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना हुआ था, जो वर्तमान में है शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के हैं। आरबीआई के जो गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। आरबीआई के जो गवर्नर की नियुक्ति होती है वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की जो सैलरी है दोस्तों 2.5 लाख रुपए होती है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सीबीडीटी सदस्य के रूप में किसे अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है दोस्तों? किसे अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो आप बता देंगे जेबी महापात्रा को मिला हुआ है। किसको मिला है? जेबी महापात्रा को दोस्तों यह वर्क मिला हुआ है। याद रखेंगे जो सीबीडीटी है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेशन, है ना, डायरेक्ट टैक्सेशन। ये किसकी जगह लिए हैं दोस्तों? प्रमोद चंद्र मोदी का जगह इन्होंने लिया है। सीबीडीटी का जो स्थापना हुआ था 1924 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह बात आप याद रखेंगे दोस्तों। जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं इनका 31 मई को जो कार्य है वह समाप्त हो जाएगा। 31 मई को समाप्त हो गया। उसके बाद यह अपना कार्यभार संभाल लिए हैं दोस्तों। यह बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि होगी दोस्तों? यह बात बताएंगे आप। तो बता देंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.3%। दोस्तों पहले मूडीज ने आंका था 10% के एबव, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अपना जो कोरोना के दूसरी लहर को देखते ये 9.3% कर लिया है। इन्होंने 2 डाटा निकाला हुआ है दोस्तों। 2021-22 के लिए इन्होंने बताया है 9.3% और 2022-23 के लिए इन्होंने बताया है कितना रहेगा? 7.9%। ये चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के मानक योजना में शामिल होने वाला मानक निकाय कौन बना है दोस्तों? ये आपको बताना है। यह मानक निकाय कौन सा बना है? तो आप बता देंगे दोस्तों यह बनने वाला है आरडीएसओ। आरडीएसओ दोस्तों, आरडीएसओ भारत के मानक योजना में शामिल होने वाला भारत का पहला राष्ट्र कह लीजिए बन गया है ना, पहला राष्ट्र मानक निकाय बना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यानी कि अगर हम कह सकते हैं एक तरीके से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, इसका पूरा फुल फॉर्म है, जो भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बना है दोस्तों, याद रखेंगे। आरडीएसओ इसका फुल फॉर्म अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना जो हुई थी आरडीएसओ का 1921 में दोस्तों, याद रखेंगे, है ना, स्थापना 1921 में। लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई अर्थशास्त्रियों ने भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितना तय किया है दोस्तों? एसबीआई के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कितना मानक तय किया है दोस्तों? यह दोस्तों आपका जो जीडीपी वगैरह रैंकिंग होता है यह मात्र 1 महीने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 1 से 2 महीने। अगर 1 से 2 महीने के अंदर कोई एग्जाम होता है तो इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आप इसे स्किप किया करिए, लेकिन सुन जरूर लिया करिए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 7.9%। जो एसबीआई के अर्थशास्त्री इन्होंने पहले 10.4% बताया था, लेकिन बाद में इन्होंने 7.9% कर दिया है। बता देंगे दोस्तों भी आकार की एक इकोनॉमी होती है, एक डब्लू आकार की इकोनॉमी होती है। तो जो अर्थशास्त्रियों ने बताया है डब्लू आकार की इकोनॉमी, इसे बोलते हैं दोस्तों कुंडो। पहले भी आकार का मतलब पहले एक बार गिरी तेजी से इकोनॉमी, फिर ऊपर उठ तो गई, लेकिन इसमें डब्लू में क्या है, एक बार गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी। इस तरह की इकोनॉमी की संरचना इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे एसबीआई की बात हुई तो एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था दोस्तों। आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। ऐसे ही डेली रोजाना आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा सकें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे और डब्ल्यूएचओ के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे दोस्तों, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।